स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लासों में हम एडवर्ब ऑर्डर पढ़ रहे थे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स और हैं जिनसे कि हम एडवर्ब का करेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप ओनली को देखिए। ओनली किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बता सकता है। ओनली किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बता सकता है। इसे तथा जस्ट को उस शब्द के पहले प्रयोग किया जाना चाहिए जिसकी कि यह विशेषता बताता है। ओनली के यूज़ में आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। क्यों कि इसमें साफ लिखा है कि ओनली उस शब्द के पहले प्रयोग किया जाना चाहिए जिसकी यह विशेषता बताता हो। जिसकी विशेषता बता रहा हो उससे पहले यूज़ होना चाहिए। और दूसरी बात यह है ओनली में कि ओनली के प्लेस में थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस होता है, अगर उसके प्लेस को रिप्लेस करते हैं, जैसे दूसरी जगह पर घटाते बढ़ाते हैं, तो पूरे सेंटेंस का ही सेंस जो है चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, उनसे आप देख लीजिए। जैसे देखिए, हिज ओनली डॉटर डाइड, और ये सेंटेंस है ओनली हिज डॉटर डाइड। अब ओनली को सिर्फ यहाँ से हमने यहाँ हटाकर लगाया है और इतना ही चेंज करने पर पूरे सेंटेंसेस के सेंस में ही डिफरेंस आ गया। देखिए, इसका मतलब होता है हिज ओनली डॉटर डाइड का मतलब है ही हैड वन डॉटर एंड सी डाइड। उसकी एक ही बेटी थी, मतलब इकलौती बेटी की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? उसके पास कितनी बेटी थी? बस, और कोई संतान नहीं थी, सिर्फ इकलौती बेटी थी उसके पास, और वो इकलौती बेटी भी उसकी डाइड, खत्म हो गई। तो ये इस ओनली ने डॉटर से पहले लगाया तो इकलौती बेटी हुई। अब क्या कह रहा है? ओनली हिज डॉटर डाइड। ओनली हिज डॉटर डाइड, इसका मतलब है द डॉटर्स ऑफ अदर्स डिड नॉट डाई। किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसी की बेटी मरी। यहां पर उसकी इकलौती बेटी मरी, एक ही बेटी थी उसके पास, वो मरी। यहां पर किसी और की नहीं, सिर्फ उसी की बेटी मरी। तो इस तरह से ओनली के प्लेस इधर उधर होने से पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, टू। टू एक ऐसा एडवर्ब है जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आता है तथा एनफ को एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे टू बिजी, तो बिजी क्या है? आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले टू क्या हो गया? आपका एडवर्ब। जबकि एनफ के साथ उल्टा है, एनफ को बाद में यूज करना है, जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उसके बाद यूज करना है। बिजी हो गया यहाँ आपका एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए ये एडवर्ब यूज हुआ। ठीक, तो अलग बात हो गई। बस डिफरेंस यही है कि टू को पहले यूज करेंगे और एडवर्ब एनफ को बाद में यूज करेंगे, जिसको कि वो मॉडिफाई करता है उस शब्द के लिए। अगली बात, एनफ एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करता है उस स्थिति में ये उस नाउन से पहले आता है जिसे ये क्वालिफाई करे। एनफ ऐसा वर्ड है जो कि ना कि सिर्फ एडवर्ब के रूप में बल्कि एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करता है। ऐसे ही ये ओनली भी कर सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि उनके फंक्शन के आधार पे आप डिसाइड करोगे, फंक्शन के बेसिस पे ही आप उनको नाम दे पाओगे कि अमुक वर्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या वर्ब क्या है, वो चीज़ उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगी। ठीक, तो ही हैड एनफ मनी, तो देखिए यहाँ पर मनी क्या है? आपका नाउन है, और इस मनी नाउन से पहले आ रहा है एनफ, तो यहाँ पर ये एडवर्ब नहीं होगा क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक, अब अगली बात है एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस तथा मैनर। वर्ब, अगर वर्ब में ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसमें ऑब्जेक्ट आएगा, अगर इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, खाली वर्ब आएगी। तो अगर उसमें ऑब्जेक्ट भी आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं इस तरह के वर्ड्स, जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, प्लेस होते हैं या मैनर वाले होते हैं। अगली चीज़, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के पहले लगाते हैं। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद तथा मेन वर्ब के पहले, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब के पहले लगाने का काम करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, ये पहले समझाए जा चुके हैं डिटेल में, यहाँ पर सिर्फ बिंदुवार उनको समराइज करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अभी आपको बताया कि यदि
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो उसको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखना होता है। किंतु यदि वाक्य में बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो बी की फॉर्म्स हैं मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करें, इनके साथ और कोई मुख्य क्रिया की तरह वर्ब यूज ना हो, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसके बाद में आता है, मतलब वही हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा। और मतलब वो हेल्पिंग वर्ब ही मुख्य क्रिया बन जाती है वहाँ पर, तो उसके बाद आ जाएगा। जैसे ही इज़ ऑलवेज इन टाइम फॉर मील्स, इज के बाद ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। अगर इसमें एक वर्ब और होती, मेन वर्ब और होती, तो वो मेन वर्ब यहाँ आ गई होती तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ जाता, लेकिन इसमें कोई और वर्ब नहीं है तो यही फिर मेन वर्ब हो गई, तो इस मेन वर्ब के बाद आ गया। दूसरी बात है, यदि ऑक्सिलरी वर्ब दो शब्दों की, जैसे हैज बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, विल बी, शैल बी, कुड बी, इस तरह की वर्ब, मतलब एक से अधिक शब्दों में जब हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी, ऑक्सिलरी वर्ब जब एक से अधिक शब्दों में होती है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को पहले शब्द के बाद लगाते हैं। जो शब्द पहले वाला होता है उस पहले के जस्ट बाद लगा देते हैं। जैसे यू हैव ऑफन बीन टोल्ड, तो हैव पहला शब्द है, उसके तुरंत बाद ऑफन, फिर बीन। ऐसे ही हैड ऑफन बीन, विल ऑफन हैव बीन, मतलब यहाँ बीच में लगाओ, पहले शब्द के तुरंत बाद लगाओगे, ध्यान रखना है आपको। विल ऑफन बी, मतलब तो दो वर्ब जो आ रही हैं ऑक्सिलरी वर्ब अगर एक से अधिक शब्दों में है तो पहले वाले शब्द के तुरंत बाद आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लगा देते हैं, ठीक है। अगली बात, मिड पोजीशन एडवर्ब फ्रीक्वेंसी या डिग्री। देखो प्राय कभी कभी यूज्ड टू अगर सेंटेंस में आ रहा हो या हैव टू आ रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हैव टू और यूज्ड टू से पहले लगाएंगे आप, चाहे वो फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब हो चाहे वो डिग्री का एडवर्ब हो। जैसे यू हार्डली एवर हैव टू आया बाद में और हैव टू से पहले ही लगा दिया, जबकि ये उस तरह की वर्ब होती है ऑक्सिलरी वाली, तो उस कंडीशन में हैव के बाद आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर हमने पहले ही लगा दिया। ऐसे एडवर्ब जो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी माने निश्चितता बताते हैं, निश्चितता बताने वाले एडवर्ब जो होते हैं, जैसे सर्टेनली, अपेरेंटली, एविडेंटली, ऑब्वियसली, प्रिजुमेबली, अनडाउटेडली, ये सब मतलब बताते हैं निश्चित बात के लिए। तो इन एडवर्ब्स को भी हमें उसी तरीके से यूज करना है जिस तरह से एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का हमने यूज किया है। देखिए जैसे ही इज अनडाउटेडली मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, अनडाउटेडली, दे सर्टेनली वर्क हार्ड, एक ही वर्ब है तो उसके पहले, ठीक है ना। इज वर्ब थी तो उसके बाद, जैसे यहाँ देखो इज के बाद, यहाँ देखिए मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से पहले, ठीक। तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। और इसके बाद लेकिन इसमें भी जैसे आपका सर्टेनली बताने वाले, जैसे क्लियरली भी वर्ड है, डेफिनेटली भी वर्ड है, उनमें कंडीशन ऐसी होती है कि उन्हें हम फ्रंट पोजीशन पे भी यूज कर सकते हैं, एंड पोजीशन पे भी यूज कर सकते हैं। आओ उसे भी लिख देते हैं। क्या मैं बताया, सर्टेनिटी शो करने वाले जो एडवर्ब्स हैं उसमें हम क्लियरली और डेफिनेटली को फ्रंट और एंड पोजीशन पे भी रख सकते हैं। दूसरी बात, श्योरली को यद्यपि वर्ब के पहले भी रखा जा सकता है, किंतु इसे प्राय फ्रंट या एंड पोजीशन में रखते हैं। मतलब श्योरली को भी आप तीनों में से किसी भी पोजीशन पे यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से क्लियरली और डेफिनेटली को भी फ्रंट और एंड पोजीशन में यूज़ कर सकते हो। अगली बात है, एडवर्ब ऑफ डिग्री उस एडजेक्टिव के पहले आता है जिसे वह मॉडिफाई करता है। डिग्री माने मात्रा बताता है क्वालिटी की, तो एडजेक्टिव के उसी एडजेक्टिव के पहले आएगा जिसको ये मॉडिफाई कर रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, डिग्री का एडवर्ब कोई भी देखिए आप, जैसे ही इज़ हैंडसम एडजेक्टिव वाला सेंटेंस हो गया, तो हैंडसम उसमें एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव को ही की ही डिग्री बताई कितना हैंडसम है, तो ही इज़ वेरी हैंडसम, तो वेरी उससे पहले आया। दिस वॉच इज़ कॉस्टली, ये घड़ी कीमती है, तो कॉस्टली क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, लेकिन उसको पहले बताओगे आप तो उसके पहले ही लगाना पड़ेगा आपको क्या, दिस वॉच इज़ वेरी कॉस्टली, ठीक। तो वो एडजेक्टिव डिग्री वाला जो होगा आपका, या टू कॉस्टली कहिए, तो जो भी डिग्री वाला होगा, मच कॉस्टली कहिए, मतलब कोई भी एडवर्ब ऑफ डिग्री लगा दीजिए आप, तो वो उस एडजेक्टिव के पहले आएगा जिसको कि वो मॉडिफाई करता है। कुछ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जैसे ऑलमोस्ट, नियरली, क्वाइट, हार्डली, बेयरली, स्केसली, जस्ट, ये भी लगभग वो डिग्री ही बताने वाले एडवर्ब्स हैं। तो ये डिग्री बताने वाले एडवर्ब्स वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब ये वर्ब को मॉडिफाई करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा,
उस कंडीशन में इन पे फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले में मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं, 3 या 4। पहला फॉर्मूला ये बताया कि जब सिर्फ उसमें मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ रही हो तो बीच में लगेगा, जब हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करेगी तो उसके बाद में लगेगा, जब कई सारी मतलब वर्ब्स कई रूप में होगी, ऑक्सिलरी वर्ब जब कई एक से अधिक शब्दों में होंगी तो पहले वाले शब्द के बाद लगेगा। तो ये सारे के सारे जो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले थे, जो फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब पे जो चीज़ अप्लाई हो रही थी, वही चीज़ हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्री पर भी अप्लाई हो जाएगी उस कंडीशन में जब हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री एडजेक्टिव की जगह पर वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कर देगा। तो इतने ही रूल्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताएं। एडवर्ब तो काफ़ी लंबा है लेकिन इतना ही पर्याप्त है। और अब हम अपनी अगली क्लास में टेंस से शुरुआत करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ हिस्से को रिमेन रखेंगे अभी, क्योंकि अब तक हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और उसके बाद आपका फ्रेजेस पढ़ाने को बाकी हैं, फ्रेजेस, क्लॉजेस, तो उन्हें हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम टेंस शुरू करेंगे। ठीक है, तो करिए जब तक के लिए वेट, और इसी के साथ आज की पढ़ाई समाप्त। थैंक यू वेरी मच।